ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट की अकाउंटिंग डेफिनेशन से उसके पूरे प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, और आज लिखने का टॉपिक भी करेंगे। तो हमारे पास क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing the business transactions which have at least one financial character, analyzing and interpreting the results thereof। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन किसने दी है? AICPA ने। ठीक है, AICPA ने दी है। ठीक है, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या क्या है हमारे पास? इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं हमारे पास, हाँ, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल कैरेक्टर, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि अकाउंटिंग आर्ट कैसे है, अकाउंटिंग साइंस कैसे है। बट आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बार लिखवा भी देता हूँ। आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट मीन्स एनीथिंग which is pleasant is known as art। कुछ भी जो प्लीजेंट होता है वो आपको क्या लगता है? आर्ट लगता है। तो अकाउंटिंग is also an art of recording money transactions that looks pleasant। ठीक है, दूसरा है साइंस। साइंस मीन्स एनीथिंग that has some rules and technique। In accounting also, बताइए जैसे, ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे या फिर टेक्निक होगी। तो हम लोग यहाँ पर भी क्या होता है, कोई सेट ऑफ रूल्स और टेक्निक के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने। साइंस मीन्स एनीथिंग दैट हैज सम रूल्स एंड टेक्निक्स। इन अकाउंटिंग ऑल्सो वी डू एंट्री by using accounting rules and technique। ठीक है, तो ये दो बातें आपके क्लियर हो गई कि अकाउंटिंग कैसे एक आर्ट है, अकाउंटिंग कैसे एक साइंस है। ठीक है, अब हम लोग, आपने लिख लिया इतना? हाँ, कोई नहीं, आप लिख लो।
ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास स्टार्ट होता है हमारी जर्नी, जो कि है क्या क्या प्रोसेस थे हमारे पास। सबसे पहला प्रोसेस था हमारे पास रिकॉर्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय किसका? हाँ 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 हाँ, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, टेंशन ना लो। वहाँ पे जहाँ पर आपको टेक्निक्स की या इस तरीके की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको याद करा दूंगा, ये वाला आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है वो होता है हमारे पास यहाँ पे इवेंट्स, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इवेंट। इवेंट, एनी इवेंट any event clubbed with money becomes transaction. Hence, accounting is done for transactions only. ठीक है, अकाउंटिंग जो हम लोग किसके करते हैं? केवल ट्रांजैक्शंस की करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी इवेंट के अंदर में पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसके अकाउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या हो जाता है? अ बिजनेस हैज many transactions and the first process and the first process is to record. फर्स्ट प्रोसेस क्या आता है हमारे पास? रिकॉर्ड। तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास पहला इवेंट, दैट इज रिकॉर्डिंग। सॉरी, a business has many transactions and the first process is to record these transactions. ठीक है। पहला प्रोसेस क्या होता है कि अगर एक बिजनेस के अंदर में बहुत सारे क्या होंगे? ट्रांजैक्शंस होंगे। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है। तो बिजनेस के अंदर में ट्रांजैक्शंस होंगे, पहला प्रोसेस होगा कि आप उन्हें रिकॉर्ड करें। इसीलिए हमारे पास पहला जो कीवर्ड आता है वो आता है रिकॉर्डिंग। अब ये बात आती है कि हम रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे। ऑल द ट्रांजैक्शंस all the transactions are recorded। हाँ जी हाँ जी, बस इतना ही है, ठीक है अंकल जी। all the transactions are recorded in a book called journal। a journal a journal keeps the record of all transactions of all transactions in chronological order। the entry passed in the book is known as journal entry। ठीक है। अब यहाँ पे क्रोनोलॉजी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी जो ट्रांजैक्शन पहले हुई है उस ट्रांजैक्शन को पहली बार फर्स्ट उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, सेकंड को सेकंड, यानी डेट वाइज जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी इस बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। कैसे? डेट वाइज। समझ में आई बात? और ये कैसी लगती है ये बुक देखने में, या ये बुक को किस तरीके से आप इसका फॉर्मेट होता है? इसके अंदर कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है। गिव मी अ मिनट।
इस तरीके की ये बुक होती है। देखो आज के टाइम पे तो हमारे पास इसका ना सॉफ्टवेयर आता है, एक सॉफ्टवेयर है टैली, टैली के अंदर में आप जर्नल एंट्री पास करते हो। लेकिन आज से पहले जब हम लोग ट्रेडिशनल अकाउंटिंग करते थे, जब हमारे पास मुनीम वगैरह बैठा करते थे, हाँ हाँ हाँ, तो जैसे मुनीम वगैरह जो बैठते थे ना, उनके पास एक कॉपी होती थी। उस कॉपी के अंदर में क्या होता था, इस तरीके का एक वो बना होता था, कॉलम बना होता था। यहाँ पे लिखा होता था डेट, यहाँ पे लिखा होता था पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखा होता था डेबिट, और यहाँ पे लिखा होता था क्रेडिट। यहाँ पे एक और कॉलम होता था एलएफ का। ठीक है, क्या होता था, सपोज करो कोई ट्रांजेक्शन फर्स्ट डेट पे हुई है, तो जो भी ट्रांजेक्शन फर्स्ट डेट पे हुई है, 1 अप्रैल, उसको लिख दिया जाता था। जैसे कि हम लोगों ने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इस तरीके से लिख दिया आपने, और यहाँ पे लिख दिया आपने 10,000 एंड 10,000, यहाँ पे एक नरेशन पास कर दी। टी आर डेबिट, सी आर क्रेडिट, इस ये दो एस्पेक्ट होते हैं। अभी के लिए आपको ये समझना है कि ट्रांजैक्शंस को इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है, एक और बात, अब सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास एक दूसरी ट्रांजैक्शन आ जाती है, तो फिर क्या होगा, इसके बाद 2 अप्रैल और फिर कोई ट्रांजैक्शन, फिर डेबिट क्रेडिट, और इस तरीके से एक लंबी सी कॉपी बन जाती थी। उस कॉपी के अंदर में ये बस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते रहते थे, करते रहते थे, करते रहते थे। ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, ये जो चीज़ मैंने लिखी है, इसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल, इसी एंट्री। तो आपको पता है, आप कभी भी कल के दिन अकाउंटिंग करने जाते हो, कहीं पर भी अकाउंटिंग करने जाते हो, तो आपको जो करना होगा वो होगा जर्नल एंट्री। आपको क्या पास करनी होगी, जर्नल एंट्री। इसीलिए पूरी अकाउंटिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है जर्नल एंट्री को समझना। पहला प्रोसेस समझ में आया कि आप कभी भी क्या करोगे, रिकॉर्डिंग करोगे, रिकॉर्डिंग कर लिया, एक लंबी लिस्ट बन गई। ठीक है, और आज से मैं आपको सिस्टमैटिक ऑर्डर बताऊंगा, वो बुक में नहीं मिलेगा, यहाँ पे सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा किस किस तरीके से। तो इस तरीके की कॉपी बना ली। अब ये कॉपी बनती थी काफ़ी मोटी, काफ़ी मोटी कैसे बनती थी, मान लीजिए कि आपके पास एक दिन के अंदर में 1000 ट्रांजैक्शंस हो गई, हो सकता है 1000 ट्रांजैक्शन, चलो हम 1000 नहीं भी मानते हैं, हम मान लेते हैं कि, जस्ट अ सेकेंड, मान लेते हैं कि केवल हमारे पास 100 ट्रांजैक्शंस हुई, यानी एक दिन की एंट्रीज कितनी, कम से कम 100 मल्टीप्लाइड बाय 30, एक महीने की ट्रांजैक्शन कितनी, मल्टीप्लाइड बाय 12, 36,000 ट्रांजैक्शंस, 36,000 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कॉपी कितनी मोटी होगी, समझ रहे हो। तो एक बहुत मोटी कॉपी मेंटेन हो जाती है। अब इस कॉपी को देख करके क्या कोई एडवाइस कर सकता है कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो केवल रिकॉर्ड है ना, कि हमने हर चीज़ को लिख लिया है, हमने कोई चीज़ मिस नहीं करी, केवल इतना ही तो है ना। तो अब ये कैसे पता करें कि भाई बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई श्रेया बताओ इसमें कितनी सेल हुई, तो आप क्या करोगे, आप हर पेज को टर्न करोगे, फिर ढूंढोगे सेल, 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 पागल हो जाओगे। 36,000 ट्रांजैक्शंस में सेल की ट्रांजैक्शन ढूंढने में नानी याद आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसके बाद कोई परचेज की पूछ ले तो नाना भी याद आ जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई आपसे सैलरी, कमीशन, ये वो फलाना ठिकाना पूछ ले तो फिर पूरा खानदान याद आ जाएगा, कुनबा याद आ जाएगा, और फिर आप कहोगे हाथ जोड़वाओ प्लीज, छोड़ दो, बहुत हो गया, ये तो काम मुझसे आगे नहीं हो पाएगा। तो दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है अभी से ही, यानी जब आप अकाउंटेंट बने तभी इनको क्लासिफाई कर देना। ठीक है, क्लासिफाई करने का मतलब क्या है, जो सेम नेचर के ट्रांजैक्शन है उन्हें सेम सेम जगह पे लिखना। तो यानी आपको इस कॉपी के बाद कुछ और छोटी कॉपी खरीद के लानी है, छोटी 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 कॉपी खरीद के लानी है, और उस कॉपी को हम लोग क्या बोलेंगे, उन छोटी कॉपियों का नाम होगा लेजर्स। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्लासिफिकेशन। the next process after passing journal entry is to classify them. Basically all the transaction
all the transactions of same nature are transferred to are transferred to a common place known as ledger. Known as ledger. The process of transferring journal entry from journal to ledger is known as posting. Known as posting. यहाँ तक की बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया कि आपने पिछली स्लाइड के अंदर में एक ये चीज कर ली थी, है ना? होल्ड ऑन। कैसे आ गया? इसको कॉपी करना छोड़ो, यही बना लेते हैं। हम लोगों ने एक ऐसी सी क्या बनाई थी, जर्नल बुक बनाई थी, है ना? इसमें यहाँ पे डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट था, यहाँ पे पर्टिकुलर्स था, यहाँ पे डेट था। और फिर मैंने क्या कहा था, इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, तो अब हम छोटी छोटी कॉपी बनाएंगे, छोटी छोटी कॉपीज। ठीक है, इस तरीके से ये एक कॉपी हो गई, ये दूसरी कॉपी हो गई, ये तीसरी कॉपी हो गई, और इस तरीके से काफ़ी सारी कॉपीज बनाएंगे। जितने नए नाम उतनी नई कॉपी, जितनी नई चीज़ें उतनी नई कॉपीज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए परचेज की ट्रांजैक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक परचेज की बुक बना लेंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर नई कॉपी बनानी पड़ेगी। क्या चीज़ समझानी मैं? बिल्कुल। देखो, सबसे पहली बात तो रैंडमली कोई इंसान इस तरीके से ट्रांजैक्शन लेकर आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर वो इंसान साल भर में आया है तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हुआ होगा, चाहे वो एक बार भी क्यों ना हुआ हो, आया तो होगा, रिकॉर्ड तो हुआ होगा, पहली चीज़। अगर वो इंसान बिल्कुल लास्ट में आ रहा है और ये बोल रहा है कि भाई अब रिकॉर्ड करो, तो उसके दो तरीके हैं। या तो हम उसे अगले साल के उसमें रिकॉर्ड करेंगे, या फिर अगर पहले रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसको फिर हमारी मेहनत थोड़ी बढ़ जाएगी, फिर हमारे को ये पूरा प्रोसेस में कहीं ना कहीं उसे सेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। उसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं, और वो हम एडजस्टमेंट करना भी आपको सिखाएंगे। अभी फाइनल अकाउंट जब हम करेंगे ना, तब हम लोग ये आपको सिखाएंगे। ठीक है, वापस बात करते हैं कि परचेज है तो परचेज का, कैश का, ठीक है, सैलरी का, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स बनाने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने बनाया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन छोटी कॉपियों को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, लेजर्स बोलते हैं। और इसमें से ही, ध्यान से देखो, इसमें से ही इन चीज़ों को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो यही बनाया हुआ है, तो यहाँ से जब चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? दो बातें क्लियर? अच्छे से क्लियर? वेरी गुड। तो अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास? समराइजिंग। तीसरा क्या है हमारे पास? समराइजिंग। इसे लिखेंगे हम लोग, इन दिस ledger balances are transferred to final accounts
final accounts to check the financial and profitability position of business. ठीक है, the final accounts are known as the final accounts are पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड तीसरा बैलेंस शीट्स। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। हम करें आगे डिस्कशन। तो देखिए, मैंने आपको अब तक 3 स्टेप बता दिए। कौन कौन से स्टेप बता दिए? मैंने आपको बताया कि एक कॉपी बनती है जिसमें जर्नल बनता है। सर आप एक ही बात को कितनी बार बताओगे, इतनी बार कि आपको रट ही जाए। फिर हम छोटी छोटी कॉपी बना देते हैं जिनका नाम होता है लेजर्स। ठीक है, लेकिन इन लेजर्स को देख करके भी कोई आइडिया नहीं लगने वाला। कैसे पता लगाएं, इतनी सारी कॉपियां खुल गई हैं। कोई आपसे पूछे बताओ बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, अब आप क्या करोगे? सारी कॉपी को लेकर के इतने सारे में बैठ जाओगे, फिर सोचोगे यार अब क्या करें, है ना? एग्जैक्टली तो हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों का एक निचोड़ निकालते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे जितना लेजर का बैलेंस आ गया, जितना इसका बैलेंस आ गया, इतना बैलेंस आ गया, इसके हिसाब से कुछ फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, यानी अल्टीमेट अकाउंट्स बनाते हैं, जो कि मुझे मेरे बिजनेस के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता देगा। क्या क्या बता देगा बिजनेस के बारे में? बेसिकली 2 ही बातें आपको पता होनी चाहिए, एक उसका फाइनेंशियल पोजिशन और दूसरा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजिशन। फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब उसके हालात कैसे हैं, उसके ओहो जी हाँ, मैं लिख लेता हूँ। उसके हालात कैसे हैं। मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्ट्रांग है, मैं हिंदी में पढ़ा भी लेता हूँ। ठीक है, तो हाँ, लेकिन अगर मैं आपको हिंदी अकाउंट्स को हिंदी में पढ़ाने लग गया ना, तो आप दूसरे दिन ही छोड़ दोगे। हाँ, अकाउंटिंग को लेखांकन कहते हैं और अकाउंट्स को खाते कहते हैं और बुक कीपिंग को मतलब छोड़ दो अब हाँ, होता है, हम प्रैक्टिस छूट जाती है ना। तो फाइनेंशियल पोजीशन यानी बिजनेस के हालात कैसे। हालात का मतलब क्या है, उसके पास कितनी संपत्ति है और कितनी उधारी है। जैसे कि अगर मैं आपको देखूं तो मैं हो सकता है आपको देख के बोल सकता हूं कि अरे वाह आपके पास घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन चांसेस ये भी हैं कि उसमें से बहुत सी चीज़ें डेट पे हो, और चांसेस ये भी है कि बिल्कुल ही डेट ना हो। अगर बिल्कुल डेट नहीं है, सारी आपकी संपत्ति है, तो आप बहुत अमीर हो। लेकिन अगर वो सारी चीज़ डेट पर है तो हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी रिस्की हो। रिस्की क्यों हो? क्योंकि आप अर्न करके पहले डेट भी पूरा कर रहे हो, है ना। तो इससे किसी भी बिजनेस के हालात पता चल जाते हैं। जैसे कि एल्विश यादव, वैसे तो मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे ऐसे एग्जाम्पल देने से बचना चाहिए, यूट्यूब वाले जैसे भी। हाँ हाँ, लेकिन मैं फिर भी कहता, एल्विश यादव की एक वीडियो आई थी, उसमें क्या कहा था कि जितनी भी चीज़ें ये कर रहा है, उसके पापा ने बोला था कि जितनी भी चीज़ें ये कर रहा है सारी की सारी वो अपने दोस्तों से बोरो कर लेता है या लोन पे है, इन सब चीज़ों पे है, उसका कुछ भी अपना असली नहीं है। तो उससे क्या पता चलता है कि उसके हालात अच्छे नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वो सारी चीज़ें उसकी होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। समझ में आई बात? दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका रनिंग कैसा चल रहा है। आपके पास काम, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी संपत्ति पड़ी हो, बहुत सारी गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, लेकिन काम धंधा बेकार चल रहा हो। मुकेश अंबानी के पास आज इतनी प्रॉपर्टी है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मुकेश अंबानी के पास आज की डेट में इतनी प्रॉपर्टी है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ज़रा सोचो, अगर उसके बिजनेस आज की डेट में ठप पड़ जाए, जियो कंपनी ठप पड़ जाए या बाकी चीज़ें उसके जो बिजनेस है वो ठप पड़ जाए, तो पता है क्या हाल होगा? वही जो उनके भाई का हुआ, अनिल अंबानी का। मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी 2 भाई हैं। रिलायंस इंडिया कंपनी का पहले क्या हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था तो एक हिस्सा गया मुकेश अंबानी के पास, एक गया उनके भाई अनिल अंबानी के पास। अनिल अंबानी का पूरा अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, लेकिन आज के डेट में बैंक करप्ट है। समझ रहे हो? यानी
अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में नहीं जानकारी देगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी आपको एक अलग स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो इसमें से दो जो अकाउंट होते हैं ये वाले, बैंक करप्ट हो सकता है, अभी आता हूँ उस पर। इन दोनों से हम लोग निकालते हैं बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। समझ में आई बात? इन दोनों से क्या निकालते हैं हम लोग? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, और इससे निकालते हैं हम बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अब आपका सवाल कि सर अगर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पास भी बहुत सारी संपत्ति थी तो वो बैंक करप्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि ज़रा ध्यान से देखना कि अगर आपका बिजनेस जिस दिन खराब होता है तो आपकी कॉस्ट तो आती रहती है, आपकी कॉस्ट तो आ रही है, खर्चे तो हो रहे हैं, तो फिर होगा क्या कि जब तक आप उस बिजनेस को मेंटेन करोगे तब तक आपकी वेल्थ ड्रेन होती जाएगी। आप अपनी चीज़ों को बेच बेच के अपने उसके बिजनेस को पूरा करते रहोगे, बिजनेस को पूरा करते रहोगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपनी सारी वेल्थ बेच दोगे तो भी उसकी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाओगे, तो बैंक करप्ट हो जाओगे। ऐसे बहुत से बिजनेसेस हैं जो कि बैंक करप्सी की तरफ चले गए, है ना। एक टाइम पे बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, मतलब क्या, बायजूस, मुझे फिर से ऑनलाइन क्लासेस के लिए एग्जाम्पल इनसे बचना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। बायजूस इसमें से क्या, ये ऑनलाइन अभी नहीं चल रही है, लेकिन इन फ्यूचर अगर हम लोग डाल देते हैं क्लासेस तो उसमें ये आ जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, अब हो गया सो हो गया। तो क्या करते हैं कि बायजूस इतनी बड़ी कंपनी हुई ना बैंक करप्ट, क्यों? क्योंकि आज उन्होंने सेंटर्स खोल दिए, बहुत सारी चीज़ें खोल दी, लेकिन उनके पास बच्चे नहीं आए, तो यानी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी खराब हुई। प्रॉफिटेबिलिटी खराब हुई तो हुआ क्या, धीरे धीरे सेंटर्स को बंद किया, ऑफिस को बंद किया, उससे वो पैसा उठा करके सेंटर को चलाने के लिए लगाया, फिर भी नहीं चला, तो फिर क्या हुआ, उसकी फिर पोजीशन कैसी हो गई, जीरो हो गई। नहीं, ऑफलाइन सेंटर भी खोले थे उन्होंने, बट वो नहीं चले। समझ में आई बात? तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र हम लोग क्या करते हैं, कुछ फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, और वो कैसे बनते हैं? हाँ बिल्कुल करते थे। तो ये बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, फिर एक इसी तरीके का अकाउंट बनाते हैं हम लोग, ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर एक इसी तरीके का एक वो बनता है जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट्स। ठीक है, बैलेंस शीट से आपको ये सारी पोजीशन पता चल जाती है। आई होप आप 3 लेवल तक समझ गए होंगे। समझ में आई बात? अच्छे समझ में आई, वेरी गुड। नोट भी हो गया होगा। अब हमारे पास अगली जो चीज़ आती है वो आती है एनालिसिस। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड आइटम्स ऑफ एंड आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स are analyzed using some analytical tools। होल्ड ऑन, बताइए कौन सा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड आइटम्स। आर some analytical tools like ratio, comparative statement, and cash flow statement। कोई बात नहीं, मैं अभी आज आपको बताऊंगा उस चीज़ के बारे में। ठीक है, लाइक रेशियो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कैश फ्लो, टू चेक द position of business and relation among various items of financial statement।
अभी आपको ये भी नहीं समझ में आया होगा, सब बताऊंगा मैं। अभी आप जो भी लिख रहे हो आप बस उस चीज़ पे ऐसे रहो कि सर समझाएंगे, मेरी तो कोई रोल ही नहीं है, सर समझाएंगे जैसे भी समझाएंगे। अरे तो उसके लिए तो आप मोस्ट वेलकम हो, वो तो आपका हक बनता है। मैं तब तक नहीं पूछूंगा जब तक मैं आपको समझाना दूं, और जब मैं पूछूंगा मैं उसके आंसर वैसे एक्सपेक्ट करूंगा भी नहीं कि आप बिल्कुल मुझे प्रोफेशनल आंसर दोगे। आपको जो समझ में आएगा आप वो दोगे। हाँ दर्द कर रहे हैं बस, अरे अभी तो मैंने शुरुआत कराई है लिखवाने की। हाँ हाँ। अच्छा, मुझे पहले बताया होता, अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको नोट्स ही भेज दूंगा, लिखवाऊंगा कम, मैं बहुत लिखवाता हूँ, बहुत। अच्छा अच्छा। अच्छा, स्कूल वाले ऐसे ही होते हैं। करे बात आगे। तो देखो जी, अब आपके पास तीन स्टेटमेंट पड़ी हुई हैं और बड़ी ही सुंदर स्टेटमेंट पड़ी हुई है। एक का नाम है ट्रेडिंग, एक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक का नाम है बैलेंस शीट्स। ठीक है। कोई आपसे पूछेगा भाई बिजनेस के अंदर में क्या आप प्रॉफिट बना पा रहे हो, इन दोनों को देख करके आप कह दोगे यस या फिर नो। कोई आपसे पूछेगा बिजनेस के हालात कैसे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, रिस्की चल रहा है, कैसा चल रहा है, आप बैलेंस शीट को देख करके उसके भी आंसर कर दोगे गुड या फिर बैड। लेकिन कोई आपसे अगर पूछे कि भाई ठीक है लेकिन थोड़ा और प्रिसाइजली बताओ, और प्रिसाइजली का मतलब थोड़ा और डीप डिग करके बताओ, कंपैरिजन करके बताओ, एक एक्स कंपनी है एक वाई कंपनी है, कौन बेटर परफॉर्म कर रही है। दूसरा, आप ज़रा ये बताओ कि चलो ये सारा काम तो है लेकिन कितना कैश फ्लो हो रहा है, क्योंकि कैश फ्लो एक अपना रोल प्ले करता है। रेशियोज के हिसाब से बताओ, तो फिर आप क्या करते हो, यानी आप बेसिकली इसकी थोड़ी और एनालिसिस करते हो। ये मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक डॉक्टर होता है ना, आप भी डॉक्टर हो। सर मैं तो कॉमर्स पढ़ने आई थी। आप सर कहाँ, जब से आए हो तब से कभी आर्ट्स पढ़ा देते हो कभी साइंस पढ़ा देते हो सर। मैं कॉमर्स पढ़ने आई थी, कॉमर्स बताओ, है ना। तो देखो, सॉरी, हाउस डॉक्टर नहीं, अब मैं बताऊंगा आप डॉक्टर बनोगे। आप पता है किसके डॉक्टर बनोगे, कंपनी के डॉक्टर। आप कंपनी की नब्ज देख के बता दोगे कि कंपनी जो है वो आपकी अ, अच्छी कंपनी है या बीमार कंपनी है। सर ये कैसे, देखो डॉक्टर क्या करता है, आपका डायग्नोस करवाता है, और डायग्नोस में क्या कराता है, आपका ब्लड टेस्ट लेता है एंड जो भी एम आर आई होती है, फिर उसे क्या करता है, उसे देखता है, और उसे देखने के बाद ये बात बताता है कि भाई आपके हालात अच्छे हैं या डामाडोल है। ठीक है, कि आपका हेमोग्लोबिन जो है वो 11 से कम है, यानी आपके अंदर हेमोग्लोबिन कम है, आप थके थके ज़्यादा फील करते होगे। या फिर वो ये बोलेगा कि भाई आपका जो ब्लड प्रेशर है, देखो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 to 120 स्टॉलिक एंड डायस्टॉलिक, है ना, ये होता है। अगर इससे कम जाता है, 70 60 जाता है, तो आपको क्या बोला जाता है कि आपको लो बीपी है। अगर ये इससे ज़्यादा जा रहा है, यानी 140 160 जा रहा है, तो आपको बोला जाता है कि आपको हाई बीपी है। सॉरी, इसमें से दिक्कत वाला कौन है, दोनों ही। आपका नॉर्मल रहना ही ठीक है, लो बीपी और हाई बीपी दोनों ही परेशान करता है। ठीक है ना, दोनों ही अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही कोई आपसे ये बोले कि भाई ये कंपनी के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, इसे देख करके बता कंपनी अच्छा कर रही है बुरा। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यानी इससे पहले एक एग्जांपल में दिया था कि 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हो, क्या लगता है अच्छा है, नहीं। कंपैरिजन करना पड़ेगा कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके अगर आप 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हो तो कोई खास प्रॉफिट नहीं है। समझ में आई बात, वो प्रॉफिट ही नहीं है ऑफ कोर्स, यानी बहुत ही मतलब नॉमिनल सा प्रॉफिट है। तो ऐसे ये आपने क्या किया, आपने बेसिकली एनालाइज ही तो किया, एनालिसिस ही तो की, है ना। ऐसे ही इनकी भी आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। डॉक्टर साहब ऐसे आप स्टेथोस्कोप लगाते हो और इस पे ऐसे रख रख के चेक करते हो, इनकी नब्ज चेक करते हो और बताते हो कि इनके हालत अच्छी है बुरी है। ये कैसे करते हो आप, एनालिसिस के थ्रू। और इस एनालिसिस को करने के लिए जैसे एम आर आई होती है ना, हमारे पास इसके करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, एक रेशियोज होते हैं,
कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। हम इनके थ्रू क्या करते हैं, इनकी एनालिसिस करते हैं। आपके पास 12th के अंदर एक बुक आएगी जो कि आपकी 3rd बुक होगी अकाउंटिंग की, उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें सीखोगे। अभी 2 हैं, अभी 1 बुक है। 12th क्लास के अंदर में आपके पास 3 बुक होंगी। टेंशन की बात नहीं है, तीनों छोटे छोटे और बहुत ही आसान है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े। अब हम लोगों ने एनालिसिस भी सीख लिया, लास्ट है हमारे पास इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। डेफिनेशन खत्म, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस conclusions are drawn. Future course of action, future course of action are decided. इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है? इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे जो हालात हैं उसके हिसाब से हमारे को क्या कंक्लूजन बन रहा है और हम फ्यूचर में क्या क्या एक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी बन रही है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंशन के बारे में सोच लेना चाहिए, हम और एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन बड़ी खराब चल रही है, भैया हमारे को तो दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, हमें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, है ना, ताकि हमारा बिजनेस स्टैटिकली चल सके। तो इसका मतलब क्या, ये हम लोगों ने इंटरप्रेट तो किया है, लेकिन ये इंटरप्रेट किसने किया होगा, आपने किया होगा। तो ये आप इंटरप्रेट करने के बाद डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आप कौन हो, इंटरप्रिटेशन करने के बाद आप ये डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आप कौन हो, अकाउंटेंट। आप कौन है, बिजनेस के अकाउंटेंट, मुनीम हो ना आप भूल गए, आप खटर पटर कर रहे थे, है ना। मालिक कौन है, मालिक कोई और है। तो मालिक, जो भी लोग मालिक होंगे उनको आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ अल्टीमेटली बताना पड़ेगा। यानी आपको लास्ट काम क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो all the results are finally communicated to the stakeholders of business, ठीक है। एंड फाइनली क्या होता है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोग स्टेक होल्डर्स को बता देते हैं, तो बेसिकली एक सर्कल बनता है, ठीक है। और वो सर्कल कुछ इस तरीके का दिखता है। सबसे पहले होता है हमारे पास इवेंट, जिसमें क्या जुड़ा होता है, मनी। और इस इवेंट या मनी जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन, तो मुनीम जी आप क्या करते हैं, इन ट्रांजैक्शन का पहला काम क्या करते हैं आप, वेरी गुड, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ पर करते हैं, उस बुक का क्या नाम है, यस यस, जर्नल, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे टेंशन नहीं लेनी। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप क्या करते हो, इन्हें आप क्लासिफाई करते हो, ठीक है। क्लासिफाई किस जगह पे करते हो, एक बुक जिसका नाम क्या है, लेजर्स, ठीक है। लेजर्स क्लासिफाई करने के बाद फिर आप इनको समराइज करते हो। समराइज कहाँ पे करते हो, फाइनल अकाउंट्स में। कहाँ पे करते हो, फाइनल अकाउंट्स। 3 होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक होता है बैलेंस शीट। समराइज करने के बाद आप ये चेक करते हो कि ज़रा इसको चेक करें कि हमारा जो बिजनेस का रिजल्ट आ रहा है सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए आपके पास क्या होता है, आप रेशियो से एनालाइज करते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट से एनालाइज करते हो, एनालिसिस करने और कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हो, है ना। इससे आप बिजनेस की एनालिसिस करते हो। एनालिसिस करने के बाद आप क्या करते हो, कुछ कंक्लूजन्स निकालते हो या इंटरप्रिटेशन करते हो, ठीक है। कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। इंटरप्रिटेशन के बाद आप अल्टीमेटली क्या कर देते हो, कम्युनिकेट कर देते हो, है ना। कम्युनिकेट किसे करते हो, स्टेक होल्डर्स को। किसको करते हो, स्टेक होल्डर्स। अब ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं,
स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारे पास वो लोग जो कि बिजनेस से जुड़े हुए हैं। बिजनेस से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स कुछ भी कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि मैनेजर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, क्रेडिटर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकता है, डिपार्टमेंट्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सबको ये बात आप बताते हो। हमें कैसे पता कि बायजूस कंपनी की ये हालत है? किसी ने तो बताई होगी। गवर्नमेंट भी ये सारी चीज़ों को चेक कर रही होती है, तो कम्युनिकेट किया जाता है, और कम्युनिकेट करने के बाद जो भी इवेंट होते हैं फिर अगले साल से फिर शुरू हो जाते हैं। अगले साल जो भी प्लान है वो फिर से इस तरीके से होता है। तो दिस इज बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसेस। दिस इज बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसेस। तो श्रेया जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने अकाउंटिंग की स्टार्टिंग की थी और जो हम लोगों ने अब तक अकाउंटिंग समझी है, क्या आप समझे कि हम किस प्रोसेस से गुजरते हैं? बेसिकली हम ये सारे काम करते हैं। ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आपके साथ शो ऑफ भी करना है, ठीक है? थोड़ा सा मुझे शो ऑफ भी करना है, तो एक सेकंड ज़रा मैं शो ऑफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, केवल नाम ही चेंज होता है, ठीक है ना, नाम ही बदला है। मैं इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हूँ, मैं किसी और के साथ जुड़ जाऊंगा तो मेरे बच्चे वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। उन्होंने बेच दिया तो वो जितने पे बेचा है उसी में वो अपना प्रॉफिट ढूंढ लेंगे, और उनके पास और कोई तरीका नहीं है। ठीक है। उनके पास और कोई तरीका नहीं है। होल्ड ऑन। हाँ, तो ये मेरा थोड़ा शो ऑफ था, बता देता हूँ क्या क्या। पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? जर्नल एंट्री का नहीं दिखाया, बट क्लासिफिकेशन देखो, कैश, फर्नीचर, ओनर्स इक्विटी एंड इस तरीके से। समराइजेशन में आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब बन रहा होता है। उसके बाद आप एनालिसिस करते हो, फिर आप इंटरप्रिटेशन करते हो एंड कम्युनिकेशन करते हो। कम्युनिकेशन करने के बाद आपके पास ये वो होता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग करता क्या है, इधर ध्यान दो। अकाउंटिंग कुछ इनपुट लेता है, यानी इवेंट्स लेता है, उनके साथ ये तामझाम करता है और कुछ रिजल्ट निकाल के दे देता है। और ये रिजल्ट किसको बताना होता है? इन सब लोगों को बताना होता है। ठीक है। अब हम लोग ज़रा ये देखते हैं कि हमारे पास इतना समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें आपको लिखी लिखाई मिल जाती। मैंने लिखवाया इसलिए कि मैं लिखवा भी सकता हूँ, नोट्स भी दे सकता हूँ। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो आप मुझे बता देना कि सर मुझे लिख के ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है, नहीं सर आप मुझे नोट्स दे देना, मैं नोट से कर लूँगी। ठीक है। हाँ, जैसे जैसे आपको ठीक लगे। बच्चे दोनों तरीके से होते हैं कि हाँ भी सर हमारे को ये करा दो, हमारे को वो करा दो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ठीक है। तो अब हम आगे एक बात करते हैं। मैंने आपको बताया था स्टेक होल्डर्स के बारे में। मैंने आपको बताया था स्टेक होल्डर्स के बारे में। ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? देखो, स्टेक होल्डर्स सिंपल सा, स्टेक का मतलब होता है हिस्सा। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज योर स्टेक, तो आपका कितना हिस्सा है। ठीक है। एक पार्टी है, उसमें आपने कितना अपना स्टेक या कितना कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है। तो एक स्टेक, जिस भी इंसान का बिजनेस में थोड़ा भी स्टेक होगा, यानी हिस्सेदारी होगी, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ जिसका थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा, वो स्टेक होल्डर कहलाएगा। हम भी स्टेक होल्डर हो सकते हैं, आप भी स्टेक होल्डर हो सकते हैं, बताइए। आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा और ज़्यादा इलेबोरेट कीजिए। आपका क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और इलेबोरेशन चाहिए मुझे उसके लिए। ठीक है, मेरा बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है। ये कंपनी आप ही की हो जाएगी एक तरीके से। आपका मेजॉरिटी स्टेक होगा। ये बिल्कुल ऐसे समझो कि सपोज करो ये कंपनी है, इसमें इतना बड़ा हिस्सा आपका है, बाकी सबके छोटे छोटे हिस्से हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो इंसान प्ले करेगा, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा डिसीजंस होंगे। इसकी वोटिंग, इसकी चीज़ों को सबसे ज़्यादा पावर दिया जाएगा। ये बोल दिया जाएगा कि इसने कह दिया, और इसके साथ अगर बाकी लोगों ने मिला करके 50% का हिस्सा बना दिया, तो समझ रहे हो ये जिस पाले में होगा वही पाला अपने आप ज़्यादा भारी हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आपकी वेटेज ज़्यादा हो जाएगी।
और अगर आप किसी चीज़ के लिए डिसीजन के लिए यस बोलते हो तो सिंपल सी बात है कि इंक्लिनेशन उस डिसीजन की तरफ ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आई बात? इसलिए मैंने बोला कि कंपनी ही आपकी है। ठीक है, मुकेश अंबानी या बाकी जितने भी लोग होते हैं जो कंपनी चला रहे होते हैं, इनमें इन्हीं का तो सबसे ज़्यादा स्टेक होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेक इन्हीं लोगों का होता है। समझ में आई बात? गुड। तो मैंने कहा स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपके पास इंटरनल यानी बिजनेस के अंदर के लोग, और दूसरे होते हैं आपके पास एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी कंपनी के बाहर के लोग, लेकिन इनका भी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट यानी कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ इसमें लालच होगा। जैसे कि अब मैं एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले आता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी। बीओडी स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होते हैं? वो जो कंपनी को चलाने वाले होते हैं। तो भाई इनका तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि कंपनी ही ये चला रहे हैं। तो बताओ क्या पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन्हें चाहिए? ये जानना चाहेंगे ना कि भाई मेरा मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन दो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे ज़्यादा अकाउंट्स की या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड रखते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं मैनेजर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद जो दूसरे लोग होते हैं जिनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो होते हैं हमारे मैनेजर्स। तो बातें क्लियर? इनके अलावा भी होते हैं जो कंपनी के अंदर में इंटरेस्ट रखते हैं, वो होते हैं हमारे पास एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? सैलरी चाहिए, वेरी गुड। सप्लायर्स, क्योंकि इन्होंने सामान सप्लाई किया, इन्हें पैसा चाहिए। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट, इनको टैक्स चाहिए। इन्वेस्टर्स, इनको कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है तो इन्हें भी अपना हिस्सा चाहिए। ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस वगैरह जो होते हैं ना, ये इनका थोड़ा सा अलग हिसाब किताब होता है। ये देखते हैं कि कंपनी एम्प्लॉयज़ के साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रही है, किसी को परेशान तो नहीं कर रही है। ठीक है, अब मान लो कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है और जैसी बात सैलरी की आती है एम्प्लॉय को देने, कहते हैं भैया हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, सैलरी नहीं बढ़ा रही है। तो ट्रेड यूनियन ये चेक करती है, एक्सप्लॉयटेशन चेक करती है। तो ट्रेड यूनियंस ये भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नज़र रखती है। समझ में आ गई बात? तो स्टेक होल्डर समझ में आ गए? क्लियर? आगे बढ़ूँ? इसके बाद आता है हमारे पास तीन कीवर्ड्स हैं। एक कीवर्ड है जिसका नाम है बुक कीपिंग, एक है हमारे पास अकाउंटिंग। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? इन दोनों में कोई डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का। हम्म। हम्म। ये है बुक कीपिंग, ये है अकाउंटिंग। सर ये क्या मतलब? बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है और इसका केवल और केवल मतलब है बुक कीप करना। बुक कीप यानी मेंटेनिंग बुक्स, मेंटेनिंग बुक्स। यानी अगर किसी इंसान को मैं थोड़ी मोटी चीज़ें रिकॉर्ड करना सिखा दूं तो वो इंसान में बुक कीपिंग कर लेगा। मैं आपको टैली चलाना सिखा दूं और आपको ये बोल दूं कि भाई साहब आप लीजिए ये कुर्सी, ये लीजिए सिस्टम, और जितनी भी ट्रांजैक्शन है इन्हें टैली में खटापट 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 करके रिकॉर्ड करते चले जाओ। आप भी ये काम कर रहे हो, लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि भाई आप एनालाइज करके बताओ, या फिर कोई आपसे पूछ ले कि भाई आप इसके अंदर से इसका इंटरप्रिटेशन करके बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं। अकाउंटिंग बेसिकली एक ब्रॉडर वे है बुक कीपिंग का। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होती है। बुक कीपिंग से आपने बुक्स वगैरह मेंटेन कर दिए, उसके बाद अकाउंटिंग उसके आगे का प्रोसेस करती है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आपके पास इसका एक टेबल बनी हुई होगी बुक कीपिंग की। ठीक है, तो उस टेबल को गो थ्रू करेंगे हम लोग, लेकिन मेरे नोट्स के थ्रू। मुझे ज़रा क्लास के टाइमिंग भी देखनी है, क्या टाइम हो रहा है? 6 बजे, तो 5 मिनट और लूँगा और बुक कीपिंग ख़त्म करा दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हम कर ही रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया तरीके से चैप्टर भी ख़त्म ही कर डालें। हाँ, कहाँ है हमारा बुक कीपिंग? ये रहा। ठीक है, एक इसमें ये भी है कि हमारे पास अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है।
अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव वही है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना, रिजल्ट्स निकालना, ये सब चीज़ें बता चुका। असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द हाँ, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग, चेक द सॉल्वेंसी पोजीशन, ये सारी वही चीज़ें हैं। लेकिन अब हमारे पास आती है अगली चीज़, वो आती है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसे देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी इसमें केवल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है और कुछ नहीं है। बुक कीपिंग बहुत नैरो कंसेप्ट है, जबकि अकाउंटिंग है इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न विद समराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। तो याद है समराइजिंग कब होता है? जब सब कुछ कर लो तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना, एनालाइज करना, वो तो अकाउंटिंग उसके आगे का कंसेप्ट है। ये बेस है अकाउंटिंग का, ये लैंग्वेज है अकाउंटिंग की, ठीक है। क्योंकि बुक कीपिंग मैंने बताया कि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी टेक्निकल नॉलेज। मैं आपको डेबिट क्रेडिट करना बता दूं, आपको बुक कीपिंग आ गई। लेकिन अगर आपको अकाउंटिंग करनी है प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि फिर से एक और बात आती है कि इसके नॉलेज इसमें ज़्यादा नहीं है, इसीलिए एक जूनियर स्टाफ भी कर सकता है। जूनियर स्टाफ का मतलब जिसने केवल अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी वो भी कर सकता है, लेकिन इसको करने के लिए सीनियर स्टाफ चाहिए। सीनियर स्टाफ का मतलब जिसने कोई सीए कर रखा हो, या एमबीए फाइनेंस कर रखा हो, या कोई और कोर्स कर रखा हो। ये एक नैरो कंसेप्ट है, जबकि एक वाइडर कंसेप्ट है। ये एक प्राइमरी प्रोसेस है, यानी सबसे पहले जो होगा वो होगा बुक कीपिंग, उसके बाद जो होगा वो क्या होगा? अकाउंटिंग। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद आता है हमारे पास फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से आप जो भी पढ़ रही हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक मैनेजरियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होता है। ये सारे आपको आगे चल के बीकॉम या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। एंड लास्ट है हमारे पास लास्ट है हमारे पास इस चैप्टर का, वो है कि अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं एंड अकाउंटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये टेक्निक के साथ चलता है। ऐसा नहीं कि किसी ने किसी तरीके से कर लिया, किसी ने किसी तरीके से कर लिया, सब लोग एक ही तरीके से कर रहे हैं। दूसरा है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। याद करो जर्नल एंट्री के अंदर मैंने बताया था सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है हमारे को। एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स चेक कर लिया जाता है, मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और कंपेरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस में है सबसे पहला, इसे केवल एक्सपर्ट यूज़ कर सकते हैं जिनको अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज है, अदरवाइज बाकियों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर ठीक है। दूसरा कॉस्टली भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तीसरा ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्मॉल बिजनेस, मान लो किसी इंसान ने एक ठेला लगा रखा है, एक कार्ट लगा रखी है, ठीक है, एक इंसान ने ये कार्ट लगा रखी है, ये बेचारा इतनी सी कार्ट से महीने के 20,000 रुपये कमाता है, और एक अकाउंटेंट की सैलरी ही हो जाती है हमारे पास 20K, ठीक है। तो बताओ इस कार्ट में ये सैलरी देगा या अपना घर चलाएगा? तो इसीलिए आप देखोगे जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो अकाउंटिंग नहीं कर रहे होते, वो कागज़ पे काम कर रहे होते हैं, बस वो लिखा पढ़ी कर रहे होते हैं, उनके लिए घर चल जाए बहुत बड़ी बात है। तो ये अकाउंटिंग जो ज़्यादातर बड़े बिजनेसेस के लिए होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1। अभी हम इसके बारे में और डीप डिग एनालिसिस करेंगे। अब हम आते हैं उस चीज़ों पे जो आपको मुझे बतानी है।